हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड ऑब्वियसली नेपाल ने बैक टू बैक ओमान को जो हराया है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप पॉजिटिव हो गए। लेकिन वो कनाडा वाला मैच वो थोड़ा सा रह गया। फिलहाल टॉप ऑफ द टेबल है। अगर कल को ओमान कुछ ऐसा कर देता है कि कनाडा को हरा देता है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कनाडा के घर पर उसको हराना, जिस तरह की ओमान फिलहाल बैटिंग कर रहा है, जिस तरह की ओमान खेल दिखा रहा है, वहां पर थोड़ा सा ये है कि मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नेपाल विल विन दिस टूर्नामेंट। हाउएवर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अब नेपाल ने खेल लिया जो खेलना था, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि यार, जब आप T20 खेलने आते हो यू लुक प्रीटी वेल, बट व्हाट हैपेंस जब आप ओडीआईज खेलने जाते हो? क्या डिफरेंस हो जाता है? लेट्स सी एट द रोहित इनिंग को देख करके आपको समझाता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रोहित और कुशल मल्ला की छोटी छोटी अप्रोच से आप समझ जाओगे कि यार क्या ऐसा है जो ओडीआई की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, और T20 में हम अच्छा कर रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं इनफैक्ट काफी बार। सबसे पहली चीज, आप कनाडा के खिलाफ मैच याद करो, जहां पर हमें अच्छी ओपनिंग मिली, जहां पर 9 ओवर में हमने 70 रन बोर्ड पर लगा दिए। हमारे पास 11 ओवर बच रहे थे, और उस बचे हुए 11 ओवर में हमने कितने लगाए? सिर्फ और सिर्फ 69 रन। पहले 9 ओवर में 70 रन, अगले 11 ओवर में 69 रन, और आपके पास विकेट्स भी कुछ खास बची नहीं थी। लेकिन वही अगर आप 9 ओवर के बाद किसी से ही पूछते तो सब ये बोलते यार 11 ओवर बच रहे हैं, कम से कम 90 रन तो लगेंगे, बिकॉज अभी पूरी विकेट्स बच रही हैं और एक आदमी को आकर के सेट होना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम वहां पर ये हुई, आपके दोनों सेट बैटर्स आउट हो गए मारने में। ठीक है भाई, चलो अपना काम करके चले गए थे। लेकिन रोहित और कुशल मल्ला यहां से अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि दोनों नए बैटर थे। लेकिन दोनों ने गलती ये करी कि भाई उन्होंने सोचा कि यार जो मोमेंटम आया है ना उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब उन्होंने थोड़ा भी रुकना जरूरी नहीं समझा और उसी को कैरी फॉरवर्ड करा। वो दोनों आउट होकर के चले गए, बहुत गलत, मतलब बहुत गलत शॉट मार के। वही आप इस वाले मैच में देखो, रोहित और कुशल ने वही चीज नहीं करी। आप अगर मैच देख रहे होगे तो जब आपकी शुरू की 3 विकेट्स गिर गई थी, तो कुशल और रोहित देवर फोकसिंग ऑन रोटेटिंग स्ट्राइक। और जब वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे तो फिर वो कॉन्फिडेंट हो रहे थे। लेकिन एज यूजुअल कुशल मल्ला आपको एक आध लंबा शॉट लगाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार अब ये आउट हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही होता है, बिकॉज बॉलर को समझ में आ जाता है कि भाई एक तो पहले इसकी बॉडी से दूर बॉल रखनी है, बॉडी से दूर बॉल रखोगे ये परेशान होगा, ये पैर उतना मूव करता नहीं है। फिर उसके बाद हल्की सी भी रीच में आएगी, वो मारेगा, टक से उसका टॉपेज लगेगा और कहीं ना कहीं बॉल जाकर के आउट हो जाएगी। एक अगर अच्छे से कनेक्ट हो गया तो दूसरे वाले में टॉपेज लग जाएगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि आप जब ओडीआईज खेल रहे होते हो, आपकी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, अब हमें प्रेशर रिलीज करना है। और प्रेशर रिलीज कैसे करना है? प्रेशर रिलीज करना है मार करके। लेकिन टेक्निकली ओडीआईज में आप प्रेशर रिलीज मार करके नहीं करते हो, ओडीआईज में आप प्रेशर रिलीज स्टे करके करते हो। अगर आपने 10 ओवर बैटिंग कर ली है और आप हर ओवर में 4-5 के स्ट्राइक से रन कर रहे हो और बीच में जरूरत पड़ने बाउंड्रीज लगा दे रहे हो, सामने वाले पर प्रेशर आ जाएगा। भाई वो लॉन्ग फॉर्मेट गेम है। आपको T20 में अगर प्रेशर बनाना होता है तो आप 6-4 मारते हो, क्योंकि अगर आप खड़े रहोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। बट अगर ओडीआईज में आपको प्रेशर बनाना है तो आपको खड़ा रहना पड़ता है। अगर आपने 10 ओवर में 50 रन कर दिए हैं तो सामने वाला जो प्लेयर है, जो ओपोनेंट है, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाएगा कि यार ये तो सेट हो गए हैं, अब ये कभी भी मार सकते हैं। एंड दिस इज द अप्रोच जो नेपाल काफी बार गलती कर देता है जब वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहा होता है। तो आप अगर रोहित पौडेल की इनिंग की तरफ देखोगे जो उन्होंने T20 में कल खेली, उसमें कुछ बहुत सिंपल ब्रेकडाउन था कि भाई उन्होंने आई थिंक 4 छक्के और 2 चौके लगाए थे, विच कम्स टू 32 रन। 32 रन उन्होंने बाउंड्रीज से लगाए, और 56 में आप माइनस कर दो 32, 24 आएगा। तो ये जो 24 रन है वो 24 रन सिंगल डबल से आए। आप सोचो, सिंगल डबल से रोहित पौडेल 24 रन स्कोर कर रहे हैं। अगर यही इनिंग आप ओडीआईज में खेलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट कल वाली इनिंग में बहुत सारे रिस्क थे। कल वाली इनिंग में कैचेस छूटे आपके, कल वाली इनिंग में आप बहुत रिवर्स स्कूप मारने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लगा कुछ नहीं लगा। तो इससे क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर आता है और आप बहुत ज्यादा इंट्रीग हो जाते हो। सपोज करो आपने एक बॉल खेला, मारा नहीं लगा, अब आपके ऊपर आता है कि यार मेरे से मिस हो गया, सामने देख रहा है, वो देख रहा है, क्राउड देख रही है, पब्लिक देख रही है, प्रेशर आ रहा है कि यार मेरे से मिस हो गया, मैं तो कैप्टन हूं, बहुत सारी चीज दिमाग में चलने लगती है। फिर आप सोचते हो दूसरा लगाऊंगा सही हो जाएगा, आप दूसरा लगाते हो, 6 चलाता है, अब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यू बी लाइक कि यार मजा आ गया ना। फिर आप कुछ शॉट खेलते हो, फिर आपको लगता है कि एक और ट्राई करते हैं, आप एक और ट्राई करते हो, फिर मिस होता है, फिर मिस होता है, बट देखिए ना, 4 एक चौका जाता है। सो ये जो माइंड में चल रहा होता है ना कि यार नहीं यार गलती हो गई, नहीं यार मिस हो गया, नहीं यार ऐसा हो गया, ये आपकी विकेट लेकर के चला आता है, ये आपके ऊपर प्रेशर बना देता है। और कल यही हो रहा था रोहित साहब। किस्मत रोहित की कल बहुत अच्छी थी। एक कैच छूटा, आई थिंक जिशान मकसूद ने कैच छोड़ा था, एक फिर पीछे कैच छूटा था, मतलब निक होकर के बॉल गई थी, तो उनकी किस्मत कल अच्छी थी। इट वर्कड फॉर हिम। लेकिन जब आप ओडीआईज में खेल रहे होते हो, जो आपने कुशल मल्ला के साथ बीच में करा, जहां पर आपने स्ट्राइक रोटेट करी आप दोनों ने, वही काम अगर आप यूएसए और स्कॉटलैंड के खिलाफ करना शुरू कर दोगे, आई एम टेलिंग यू, आप इसी तरह की परफॉर्मेंस वहां पर भी देखोगे।
बिकॉज आर बॉलर्स आर डूइंग प्रीटी वेल। बॉलर्स में आप देखो, कल संदीप लुक्ड रियली गुड। कल संदीप को देखकर कैसा लगा कि हाँ यार, कंट्रोल दिख रहा है उनकी बॉल में, जो कि पिछले कुछ मैचेस से नहीं दिख रहा था। सो वो कंट्रोल काफी ज्यादा हेल्प करता है बॉलर को, और वो कंट्रोल संदीप की बॉल में दिख रहा था। सो आई होप कि संदीप का ये कंट्रोल बरकरार रहे। आई होप कि, और कल आपने कुशल बुटेल को ही बॉलिंग दी, हालांकि अच्छे टाइम पर दी थी। लास्ट की कुछ विकेट्स बच रही थी और कुशल तीनों को लेकर चले गए। लास्ट विकेट तो बड़ी फनी भी थी कि आपने बॉल करा, बॉल मिस होती, आसिफ बॉल लेकर खड़े हो गए कि हाँ भाई क्या करूं, मारूं ना मारूं, बैट्समैन आता है वो झट से मार देते हैं। तो खैर ठीक है, ये दिखाता है कि टीम का इन्वायरमेंट अच्छा है, दिखाता है कि आप यहाँ से बड़े पॉजिटिव हो। और लाइक आई सेड कि अगर आप 2-3 मैच यहाँ जीत जाओगे तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाओगे। अब यहाँ से आपको 3 आप वनडे खेलोगे कनाडा ए टीम से, और फिर उसके बाद यू विल फ्लाई टू यूएसए। तो अब ये देखना है कि ये जो अप्रोच जो आपने कल वाले मैच में दिखाई, क्या आप इसी अप्रोच से अपने वो 3 प्रैक्टिस मैचेस खेलते हो? बिकॉज अगर आप इस अप्रोच से खेल लोगे, वहां बहुत हेल्प करेगा। एंड रिमेंबर, यूएसए ऐसी पिच नहीं होगी जहां पर आप 300 बॉल खेलोगे तो 300-350 रन बनाने का सोचोगे। अगर वहां पर आपने पूरे 50 ओवर्स खेल लिए खड़े होकर के और स्ट्राइक रोटेट करते रहे, तो यू विल पुट अप अ गुड स्कोर, अ फाइटिंग स्कोर, और आपके पास बॉलर्स हैं जो उन पिचेस पर कमाल कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट होप के ये जो 3 मैचेस अभी आप खेलोगे, और जो आपने T20 खेला और जहां से आपने पॉजिटिव इंटेंट पाई है अपने अंदर, उसको आप और थोड़ा सा और यूटिलाइज करो, उसके बारे में और सोचो, उसके बारे में और बैठ करके बात करो कोचेस में, मैनेजमेंट में, कैप्टन में, प्लेयर्स में, और फिर एक फाइनल प्लान निकाल कर लाओ कि भाई ओडीआई हमें इस टेम्पलेट से खेलना है, ना कि T20 टेम्पलेट से। भाई T20 टेम्पलेट आपने देख लिया, आपने खेल लिया, यू हैड अ गुड डे, नाउ गेट बैक टू ओडीआई क्रिकेट, बिकॉज आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। यू डिड नॉट परफॉर्म वेल इन कनाडा, बट यू हैव टू डू गुड इन यूएसए। आप यूएसए में खेल चुके हो, यू नो द कंडीशन, आपको सिर्फ प्लानिंग अच्छी करके जाना है। और फिलहाल यूएसए इज नॉट दैट टीम जिसको आपने सस्ते में ऑल आउट किया था। यूएसए इज अ स्ट्रॉन्ग टीम एट दिस मोमेंट। तो आपको पता है ये बात कि भाई आप अब यूएसए का वर्ल्ड कप अच्छा रहा है, यूएसए पाकिस्तान को हराया, यूएसए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको हराने के लिए आपकी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। वरना जैसा कनाडा में हाल हुआ, आई वोंट बी वेरी सरप्राइज अगर आप उसको रिपीट कर दो। बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि एक टाइम पर सब कुछ ठीक दिख रहा होता है यार, सब सॉर्टेड, सब सॉर्टेड, एकदम से नेपाल कुछ और कर देता और लगता है यार ये क्यों किया यार। सो यस, वी आर सीइंग ये दिस थिंग कि यार कभी कभी ना बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज होती है। कभी कभी आप एक्सपेक्टेशन बहुत सारी दे देते हो कि नहीं यार अब हम बेहतर हैं, और फिर एकदम से वही चीज रिपीट कर देते हो, और फिर हम मजबूरी ये कहते हैं कि यार सेम टीम सेम मिस्टेक। सो लेट्स जस्ट होप कि ये मिस्टेक रिपीट ना हो। लेट्स जस्ट होप कि आपका टेम्पलेट अलग हो ओडीआई खेलने का, और उस टेम्पलेट से आप अपने सारे प्लेयर्स को बोलो कि ये प्रैक्टिस मैचेस भी खेलें जो अभी आप 3 प्रैक्टिस मैचेस खेलने वाले हो, सो दैट आगे के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। एंड देन फॉर गॉड सेक प्लीज एक्सपेरिमेंट थोड़े से कम करना। डिसाइड कर लो, कुशल बुटेल को लेना है ओडीआई में, नहीं लेना है, दीपेंद्र सिंह आयरी को लेना है, नहीं लेना है। दीपेंद्र सिंह आयरी हैज बीन अमेजिंग इन T20s। भाई फील्ड में बंदा इतना इलेक्ट्रिक होता है, हमने देखा अभी वो T20 में ऑलराउंडर में सेकंड पर आ चुका है। सो यस, ही इज डूइंग अमेजिंग, जहां तक उनसे हो सकता है इज डूइंग अमेजिंग। बट क्या उनको ओडीआईज में रखना है? डज ही हैव दैट माइंडसेट जो ओडीआईज में आपको हेल्प कर सकता है? क्या आपको उनकी बॉलिंग की ओडीआईज में जरूरत है? क्या उनकी फिटनेस ऐसी है कि वो ओडीआईज बैक टू बैक खेलें और फिर अपने आप को हैम्पर ना करें, उनकी मसल जो है फटीग ना हो? यू नो इट बेटर। जहां से हम देखते हैं हमें एकदम परफेक्ट लगते हैं वो, कि भाई क्या बंदा यार, क्या दौड़ रहा है, क्या थ्रो कर रहा है, ही लुक्स वेरी फिट। लेकिन यू नो योर प्लेयर बेटर, आपको ये बात पता है कि भाई ओडीआईज के लिए कौन कितना फिट है। सो प्लीज आई होप के चैलेंजेस थोड़े, सॉरी, एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कम होंगे। अपने प्लेयर को आप इतना ही चैलेंज करोगे जहां से वो ओडीआई के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे इन 3 प्रैक्टिस मैचेस में। सो लेट्स जस्ट सी क्या टेम्पलेट फॉलो किया जाता है ओडीआई में। बट ये बेसिक चीज है जो मुझे समझ में आती है, जिस वजह से नेपाल T20 में अच्छा करता है और ओडीआई में अच्छा नहीं कर पाता है। बट व्हाट इज योर से? आपको क्या लगता है, क्या वो रीजन है जिस वजह से T20 में नेपाल अच्छा कर देता है बट ओडीआई में नहीं? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? इफ यस, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन, you guys have a good day. Bye bye guys, take care.